सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो बहुत बेहतर मामलात को हल कर रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल तनकीद कर रही है हुकूमत पर कि महंगाई का जो सैलाब इस हुकूमत के दौर में आया है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर सिंध की बात करें तो सिंध हुकूमत की जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, वहीं पर सिंध हुकूमत कहती है कि हमने डिलीवर किया है, जिसके नतीजे ये निकले हैं कि इस वक्त जितने भी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर हो रही है। लेकिन सिंध के अंदर ही अपोजिशन लीडर सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल तनकीद करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, चाहे वो थरपारकर का मामला हो या फिर वो कराची की सूरत हाल हो, वजारत तालीम हो या वजारत सेहत का मामलात हो, मुसलसल यहाँ तनकीद हो रही है। इस वक्त हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर भी है। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, सिंध हुकूमत कहती है कि ज़्यादती हमारे साथ पिछले 3 साल से वफाक कर रहा है कि हमारे हिस्से का पैसा भी NFC में नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप कभी थरपारकर के RO प्लांट की बात कर रहे होते हैं, कभी स्कूल के बच्चों के डेस्कों की चीज़ें ला रहे होते हैं। वो कह रहे हैं जितना हमारे पास हम उससे बढ़कर कर रहे हैं, और यही वजह है वो सिंध हुकूमत कहती है कि हम पर लोगों का एतमाद भी बढ़ रहा है कि पहले कराची जैसे शहर में हमारी सीट्स क्या थीं, अब क्या हैं, कराची जैसे शहर में पहले हमारे बल्दियात में वोट क्या थे, अब क्या हैं। वहाँ तो वो कह रहे हैं हम बेहतर हो रहे हैं, आप रोज़ कोई स्कैंडल की बात ले आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, क्यों कह रही है, क्यों नहीं कह रही, वो उनका हक है उन्हें अपनी सफाई पेश करने का, अपनी बात करने का। लेकिन अगर वो कहते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 13 साल में 8,900 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले हैं NFC अवार्ड के तहत, और टैक्सेस के टोटल जो बजट आया 8,900 अरब रुपए पिछले 13 साल में। और जहाँ अगर तालीम की अगर जिक्र कर दूँ, सिर्फ 1450 अरब तो सिर्फ तालीम पर मिले हैं। और इस दफ़ा अगर आप बात करते हैं, फिर आता हूँ आपको, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा होता हूँ कि जी हमने अगर पैसे कम दिए, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो कैरी फॉरवर्ड बजट था हमारे पास 85 अरब रुपए 30 जून की शाम को सिंध हुकूमत के अकाउंट में थे, जो कि खर्च नहीं किए गए थे। अगर इतने बुरे हालात थे तो भाई वो 85,000 रुपये कैसे बच गए थे। और अगर पैसे कम मिले तो उसका भी बताता चलूँ। NFC ये नहीं होता कि जी इतने रुपए वफाक ने सूबे को देने हैं। NFC होता है कि जी जितनी टैक्स कलेक्शन होगी उसके लिहाज से शेयरिंग है जो कि सूबों को देनी होती है, जो कि अराउंड 58% जो है वो सूबों को चली जाती है वफाक की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूँ, और शेयर क्यों कम हुआ, जब एक तो कोरोना था और उसके बाद इन्होंने यहाँ नादिरशाही लॉकडाउन लगा दिया, मुल्क दुश्मनी की, तो जिसकी वजह से जब पैसे कम इकट्ठे हुए तो लाज़मी बात है शेयर कम आया। तो लाज़मी बात है कि जब पैसे कलेक्शन ज़्यादा होती है तो शेयर ज़्यादा आता है। तो भाई हमने या तो हमारे पास रेवेन्यूज़ इकट्ठे हुए हो, टैक्सेस कलेक्शन हुई हो, और उसके बाद इनके शेयर को घटा दिया गया हो। अलमिया ये है कि मुराद अली शाह और बिलावल ने सोच लिया है कि हम एक सूबाई जमात बन गए हैं, सूबे की भी 4 डिवीज़नों की जमात, तो वो एक इलाकाई जमात की हैसियत से वो अपने आप को प्रिटेंड करने लगे हैं। ये वो जमात रही नहीं जो मुबश्शिर हसन के घर पे बनी थी, जो लाहौर से बनी थी, जो चारों सूबों में होती थी, चारों सूबों की जंजीर थी। इन्होंने तय कर लिया है कि यहीं से माल इकट्ठा करना है। तो ये एक अलहदगी पसंद सी, अजीब व गरीब सी ये जमात बन गई है कि जो वफाक करे उसके एंटी फेडरेशन जमात के सूरत में पीपल पार्टी सामने आ रही है। तो कहते हैं अगर टैक्स कम इकट्ठे हुए तो कहते हैं पैसे कम दिए। पंजाब अगर बारिशें कम हुई, पानी कम आया, तो उन्होंने कहा जी पंजाब ने पानी रोक लिया। तो बहुत सारी इनकी एक स्ट्रेटजिक तरीके से ये एक मतलब एक इलाकाई ज़बान के तौर पे एमर्ज करना चाह रहे हैं, इसलिए इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मैं गलत नहीं लगाता हूँ। बात यह है कि अगर डेस्कों का इशू ले लीजिए, क्या गलत किया। टेंडर मौजूद है 5,900 का, पेपरों में मौजूद है। वो कि ये कहते थे 12,000 की डेस्क है, उन्होंने कहा नहीं ये तो 5,900 की, मुझसे ले लो 5,500 की। इन्होंने टेंडर ही नहीं दिया। और उसके बाद 29,000 की वो डेस्क दे दी, 3 अरब का टीका लगाया। मैंने असम्बली में सवाल किया 10,000 स्कूल ये लोग बंद करना चाह रहे हैं। मैंने कहा एक तरफ आप 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2,65,000 डेस्कें ख़रीद रहे हैं, ये स्टोरी क्या है?
मतलब, और उसके बाद वो बंद किए हुए 10,000 स्कूलों में अब भैंसे बांधेंगे, किसको बांधेंगे, अवताक बनाएंगे, समझ नहीं आ रहा किस्सा। तो मैं कहना चाह, और दूसरी बात, थर के आरओ प्लांट्स में 1 करोड़ रुपए की उन्होंने पहले करप्शन की लगाने में, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि वहाँ उसको रिपेयर के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर भी 1 अरब रुपए खा गए, और मलिर एक्सप्रेसवे के अंदर इन्होंने कोई 100 अरब की करप्शन कर रहे हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। तो सिंध हुकूमत सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं करो। ऐसा कोई कराची में तीर नहीं चला लिया इन्होंने, जब गवर्नमेंट होती है लाजमी बात है कि सिटिंग गवर्नमेंट का, हमारा तो नहीं है। हम तो कामयाब हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। हमने तो आपकी जीती हुई नशिस्तें भी आपसे छीन ली हैं, और फिर अभी हालिया, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी भी आपके पास है, तो हालिया बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने कहा हम कराची जैसी जगह से भी, हमने जहाँ पे हमारा वोट बैंक की काम था वहाँ भी है। कोई ये सारे का सारा सिंध हुकूमत का काम है जिसकी वजह से लोगों का एतमाद है। आज भी 2015 में हमारे पास 4 सीटें थी, इस वक्त हमारे पास 14 सीटें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये कहते थे कि 249 में पीटीआई तो 5वें नंबर पर चली गई। शहर कराची हम जीते हैं, और 88 और 249 से हम कहते हैं अब तो कराची फतह कर लिया हमने। तो ये हम इलेक्शन कराची का हम जीते हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया है। हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, जो कि हमने मेगा और जो लोकल सतह पर किए हैं, उस पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कराची के अवाम का एतमाद का इजहार है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब पार्टियों को हरा दिया यहाँ एक मरतबा और। तो बात यह है कि कहाँ से, बाकी जब गवर्नमेंट में होते हैं ये तो बड़े माफिया के तरीके से लोग चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम कामयाबी कर बैठे हैं। और पीपल्स पार्टी पंजाब से छुट्टी, बिलावल सरदारी साहब जा रहे थे कि जी पंजाब में गवर्नमेंट बनानी है, हमने वहाँ एक काउंसलर नहीं जीता। बात है मुल्की पार्टी की। इनका तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्हें तो बैठना चाहिए, गौर करना चाहिए, इन्हें तो कुरान खानी करनी चाहिए, इन्हें तो कोई काला बकरा काटना चाहिए कि इनकी पार्टी से हुआ क्या है। मतलब कौमी पार्टी 17 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में टोटल, बगलें बजा रहे हैं बैठ के, ऐसा थोड़ी होता है। पार्टी को उन्होंने पहुंचा क्या दिया है। ये साहब जो विंडो में चल रहे हैं मेरी, मिस्टर क्लीन जी। शेख साहब, महंगाई की तो जिम्मेदारी फिर वो वज़ीर आज़म को देते हैं, आपकी हुकूमत को देते हैं, वज़रा, और वो कहते हैं, खुद तस्लीम भी करते हैं वज़ीर आज़म और वज़रा के महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसको वो करें, जब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं तो मईशत और एक आम आदमी के लिए इस हुकूमत ने, इस तब्दीली ने वो तबाह कर दी हैं। अभी आइए जी आप, अभी पाकिस्तान रैंक द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन। इशू ये है, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से महंगाई बढ़ी हुई है जी। पूरी दुनिया का सारा सिस्टम उलट पुलट हो चुका है। हमें ये कोरोना के 19 में, 18 में, 19 में कोरोना आ गया। तो बात यह कि मैं अभी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस वक्त भी सबसे सस्ता मुल्क है रहने के लिए, जब तक इस बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम गुजरे हैं उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई लाजिम बात है पूरी दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। चूँकि कोरोना आ गया, नकलो हमल ख़त्म हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, पूरा अजीब व गरीब काम हो गया है ना। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इकॉनमीज़ बंद हो गई, शहर बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, इम्पोर्ट्स बंद हो गए। एक अजीब सी सूरत हाल थी। उसके अंदर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइव कर रहे हैं। उसके अंदर फिर भी हम बेहतर प्रोग्रेस जा रही है। कोरोना की प्रोग्रेस हमारी अच्छी रही है। बात यह कि महंगाई तो एक वो मर्ज है जो पूरी दुनिया को लाक है। जैसे कोरोना की वबा लाक है, वैसे महंगाई की वहाँ वबा लाक है। ना उससे बच सके, ना उससे बच सके। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज। अब चलें, अब देखते हैं कि ये किस तरह महंगाई की सूरत हाल से बचते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही है। वो इंटरनेशनल हो या फिर लोकली हो, सूरत हाल हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर इकरामुल्लाह धारेजो साहब। बहुत शुक्रिया जाम साहब आपके वक्त का। इस वक्त बड़ी बात हो रही है बार बार कि सिंध हुकूमत जो है वो कभी किसी चीज़ की करप्शन है, कभी किसी चीज़ की करप्शन है। ये करप्शन का ठप्पा और इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर क्यों लग रहा है बार बार? देखें, ये अनफॉर्चुनेटली एक परसेप्शन बनाया गया है सिंध हुकूमत के खिलाफ। आपने देखा होगा कि शुरू आए दिन से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में आई है, ये इल्ज़ामात लगते जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट होती, इनकॉम्पिटेंट होती, जैसा कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, नाअहल होते, तो सिंध के लोग बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी वोट नहीं देते। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सिंध के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं,
वो सियासी विजडम रखते हैं, सियासी विजन है उनका, तब पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं कि सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेतहाशा कुर्बानियां हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों की खिदमत की है, काम कर रहे हैं, तभी लोग वोट दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह, जैसा कि आपको पता है, दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी कैबिनेट दिन रात मेहनत कर रही है। और आपने देखा होगा कि इन 12-13 सालों में सिंध में जो तरक्की हुई है वो इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। आप देखें, अगर लोगों के रोजगार की बात है तो वो किस हुकूमत ने दिया है? सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाखों लोगों को जाम साहब, ये इल्जामात भी तो ये हो रहे हैं कि कभी वजारत तालीम हो, कभी आरओ प्लांट्स हो, कभी ठेके के अंदर करप्शन नज़र आती है। अभी हालिया जो अभी बनना है मरीर एक्सप्रेसवे का, उसके ऊपर फिर ये बार बार इल्ज़ाम हो रहा है कि यहाँ काम के साथ साथ उसके अंदर इतना बड़ा जो हिस्सा है वो करप्शन का वो निकाला जा रहा होता है। तो ये आवाम का पैसा, सवाल अपोजिशन आप पर, इल्ज़ाम अपोजिशन आप पर ये लगाती है, ये क्यों हो रहा है? भाई ये इल्ज़ाम तो शुरू दिन से लगाए जाते हैं, जो भी काम आप करें कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता है। अगर वाकई इनके पास कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त नैब किसी को छोड़ेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी वजीर, मशीर, कोई भी बंदा करप्शन में मुलविस हो, तो आप इस एटमॉस्फेयर में जहां फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की बैठी हुई है, जो बड़े बड़े दावे कर रही है, वो किसी को छोड़ दे? ये नैब जो आए दिन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, कोई भी चीज साबित कर पाए हैं? देखिए, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, आपको प्रूफ लाने पड़े होंगे। इसने किकबैक या कोई करप्शन की है तो उसका सबूत होना चाहिए। ये तो बड़ा किसी के लिए भी बोल दें कि इसने करप्शन की है और फलां ने किकबैक्स लिए हैं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी के पास एविडेंस है तो यहाँ इदारे हैं। ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आपके ही सूबे के अंदर सबसे ज्यादा माजी में या मौजूदा जो वजीर हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ नैब के केसेस भी सबसे ज्यादा वहाँ हैं। देखिए, केस बनाना तो बड़ा आसान है भाई, आप किसी पे भी केस बना सकते हैं। मसला ये है कि आपने कितने लोगों को कन्विक्ट किया है, आप कितने लोगों पे प्रूव कर पाए हैं, किसी एक के नहीं। आपने सैयद खुर्शीद अहमद शाह पे इल्जाम लगाया कि 500 अरब रुपए की करप्शन की है। वो कहाँ है भाई 500 अरब? क्या करप्शन हुई है? आपने ऐसे डॉक्टर आसिफ पे इल्जाम लगाया, किसी पे एक बंदे पे आप प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये खामखा मैं समझता हूँ इल्जामात लगाने की सियासत खत्म होनी चाहिए और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको काम करने दिया जाए। ये सिर्फ एक हरबा है ताकि ब्यूरोक्रेसी और जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट है, जो सिंध गवर्नमेंट है, उसको किसी भी तरीके से काम से रोका जाए। सही। मैं बिल्कुल, मैं शायद हसन सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन किया, उनसे भी इकोनॉमी की सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन जाम साहब, जो आप बार बार बात करें कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, सवाल ये होता है पैदा कि सर वो क्या काम है जो सिंध हुकूमत 13 साल में कर रही है और जो सबसे बड़ा शहर कराची है उसमें वो नज़र आए 13 साल के अंदर? वो सर कोई ऐसे क्या खास काम है, क्या ऐसी खास चीज़ है जो नज़र आ रही हो इस शहर के लिए जहाँ आबादी भी 3 करोड़? देखें, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें जी, आप देखें, रोड्स बन रही हैं, ओवरहेड्स बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं। देखें, ये मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूं, अगर सिंध गवर्नमेंट कराची में काम नहीं करती तो ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट में, क्या लोग उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करते? क्या जो पिछला बाय इलेक्शन हुआ उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें वोट करते? जाहिर है कुछ कर रहे हैं तो भाई लोग वोट कर रहे हैं, लोग शऊर रखते हैं, लोग ऐसे किसी को वोट नहीं देते। सही। सर, सवाल तो बहरहाल ये पैदा होता है कि 8,900 अरब रुपए के बजट्स हैं, वो पिछले 13 साल के अंदर उस पर कितना काम हुआ है। बहरहाल ये बड़ी एक लंबी बहस है, लेकिन मैं अब बात करूँ क्योंकि शायद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से जाम साहब आपसे भी बात करते हैं। महंगाई जो है वो पिछले 3 साल से, नाज़रीन, वो महंगाई की शरह 13.3% तक बढ़ी है। ना तो वफाकी हुकूमतें उसको कंट्रोल कर पाई हैं, ना सूबाई हुकूमतें, ना ज़िली हुकूमतें, ना ही जो सबसे अहम बात वज़ीर ख़जाना भी कर रहे थे कि जो मिडल मैन है वो इतना मुनाफा कमा रहा है, जो एंड यूज़र्स है उसके लिए सारे के सारे मामलात वो आ रहे हैं। तो वो चीज़ें, एक तरफ ये इल्ज़ाम होता है कि वफाक की जानिब से जब पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है, जब इम्पोर्ट की अशिया डॉलर की वजह से इतनी महंगी हैं, तो महंगाई तो है वो लाजिम व मलजूम नज़र आ रही है। शायद हसन सिद्दीकी साहब, सिर्फ यही कहा जाए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है और ऑब्वियसली जब डॉलर बढ़ेगा तो हमारी इंपोर्ट, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी पर है, तो एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई हो जाएगी। बस सिर्फ इतने से ही हम महंगाई की बात ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, ये यहाँ से तो शुरू होगी। अच्छा। बेसिकली जो महंगाई की वजह है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं
उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जो पाकिस्तान का अशराफिया है, उनको आप माफिया कह दें, कार्टल्स कह लें, जो भी कह लें, उनको मराद दी जाए। अगर उसके लिए कानून तोड़ना पड़ता है तो कानून तोड़ दिया जाए, नया कानून बनाना पड़ता है तो बना दिया जाए, और उसका बोझ आवाम और मईशत पर डाल दिया जाए। बुनियादी नुक्ता। दूसरी बात ये थी कि जब आप 3 साल में रुपए की कदर में 45 रुपए की कमी कर देंगे, और पिछले जो है वो 4 महीने में 15 रुपए की कमी हुई है इसमें से, तो जो 60 अरब डॉलर का इंपोर्ट का कंट्री है, तो वो सारी इंपोर्ट की चीज़ें महंगी होंगी, और जब रुपए में महंगी होंगी तो हुकूमत उस पर टैक्स बढ़ जाता है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। तो एक तो बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि जब आप ताकतवर तबको चोरी करने देंगे, एमनेस्टी देंगे, और आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ लगा देंगे, जीएसटी डालते चले जाएंगे, बजट खसारा आपका पता चला जाएगा। और जब पेट्रोल के नर्ख आप बढ़ाते हैं, मैंने जून में कहा था आपके चैनल पर कि इस साल 20 रुपए लीटर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल वाजह हो गया है। तो वो जब बढ़ते हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट की किराए, हर चीज़ बढ़ जाती है। फिर दूसरा यह है कि आप जो लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं, इस वक्त जो एक सवाल कॉमन सेंस है कि 20 अरब डॉलर के तारीखी रिजर्व्स, और उसी तेज रफ्तारी से रुपया गिर रहा है। अगर ये रिजर्व्स जेन्युइन होते, आपके अपने कमाए हुए होते, तो रुपया नहीं गिरता ना, सीधी बात है। ये आपने महंगी शरह सूद पर कर्जे ले लिए, और उसको कर्जे लेके जो है वो रिजर्व में डाल दिया, और आप कहते हैं जी हमारे रिजर्व्स हैं। अरे जनाब, जब तारीख में आपने 14 महीने में 38 बिलियन डॉलर्स का तिजारती खसारा दिखा दिया, जिसमें से 7.5 अरब डॉलर तो 2 महीने में आया है, और 2 महीने में ये तकरीबन 3 गुना हो गया है। और एक और अजीब सी पॉलिसी है, मैं आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान जैसा, जहां पर अभी 2 साल से बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। आप मुझे दुनिया का एक मुल्क तो बता दीजिए। ये जो हो रहा है कि बाहर पैसा जा रहा है हुंडी से, ये पैसा वापस आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 सबसेक्शन 4 के तहत। स्टेट बैंक ने 3 साल में 100 मरतबा कहा कि ये कारकुनों की तरसीलात हैं, कारकुनों की। अरे भाई, कारकुने तो 500 डॉलर, 600 डॉलर, 700 डॉलर है, ये तो बड़ी बड़ी रकम की तरसीलात आ रही हैं, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत है। मगर एक बड़ी अजीब बात आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया था कि 1 साल में 20 अरब डॉलर की अगर तरसीलात आई तो 15 अरब डॉलर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला गया। लोगों ने डॉलर मार्केट से खरीदे, कानून इसके मुताबिक है कि आप खरीद के बैंक में जमा करें, बाहर भेज दें। किसी मुल्क में आपने सुना है कि आप 15 अरब डॉलर 1 साल में कानूनी तरीके से चला जाए? तो ये बड़ी मेजर एक वजह रही है कि इसी वजह से कि एक तरफ तरसीलात ज़र दिखाई जा रही होती, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही डॉलर फिर इसी तरह से ख़रीद के वापस जा रही है। एक बड़ा एक अहम पॉइंट जो आपने बताया। लेकिन महंगाई के हवाले से जाम साहब, ये बात होती है कि पेट्रोल महंगा किया, चीनी महंगी की, ये जितने भी फेडरल के पास है वो चीज़ें महंगी हैं, लेकिन जो चीज़ें सर सूबों की ज़िम्मेदारी है, उसमें सूबे भी फिर सारी ज़िम्मेदारी वफाक पर डाल के आराम से बैठे हैं। यहाँ भी कंट्रोल महंगाई का करना वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आटे की एक मिसाल ले लेता हूँ, खालिस्तान एक सूबाई मामला है, तो आटा जो लाहौर में अगर महंगा है, मुल्तान या फैसलाबाद में महंगा है, तो हमारे हैदराबाद और कराची में भी वही सूरत हाल है कि यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 20 दिनों में सबसे ज़्यादा जो आटा महंगा हुआ है वो कराची में हुआ है। तो सर फिर आपकी हुकूमत भी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे असर ही चल रही है। जी जाम साहब, देखिए मेरे ख्याल में जैसा कि शाहिद साहब ने फरमाया कि ये एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, नाअहल लोग बैठे हुए हैं, इनको कोई तजुर्बा नहीं। आप मेरे ख्याल में इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस जैसी नाअहल हुकूमत कभी इख्तियार में नहीं आई। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन बड़ी तारीफ करते हैं कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर पुराने थे हफीज शेख साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहीं से कहीं लेके गए हैं, अब पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा, महंगाई खत्म हो गई है, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरे दिन पता चलता है कि उनको फायर कर दिया जाता है, फिर नए वजीर खजाना आ जाते हैं। एक दिन किसी की तारीफ करते हैं, दूसरे दिन उनको फायर किया जाता है। तो मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ पता नहीं, उनको पॉलिटिक्स आती नहीं, उनको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं, उनकी सारी टीम को पता नहीं। आप देखें बड़े बड़े दावे किए गए जब ये इख्तियार में आए कि 100 दिन के अंदर हम नई पॉलिसी लाएंगे, नया पाकिस्तान लाएंगे, नई तब्दीली आप देखेंगे। सूरत हाल ये है, अब ये देखना है कि अगले 2 साल में सूरत हाल कहाँ तक पहुँचती। बहुत शुक्रिया जाम इकराम धारेजू साहब, आपका भी, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।